देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। तो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी। मोदी सरकार आज देखिए, शरद पवार ने बोला, शरद पवार ने कहा, प्रशंसा की। हर व्यवस्था के ऊपर आघात करने के पीछे ये किसका हाथ है, ये राहुल गांधी जी को स्पष्ट करना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज की तारीख में इस बात को कोई देश नकार नहीं सकता और ना ही कोई अर्थशास्त्री इस बात को नकार सकता है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। यह बात अलग है कि 28 फरवरी को अमेरिका और ईरान युद्ध के बाद रुपए पर डॉलर के मुकाबले दबाव बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की रैंकिंग में थोड़ी फिसल। लेकिन इस नंबर का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारत ने दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले अपनी जनता में ज्यादा महंगाई का बोझ नहीं पड़ने दिया। आज की तारीख में पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े वो बेहद नॉमिनल और जरूरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महंगाई जैसा कोई संकट है ही नहीं देश के सामने, क्योंकि फिलहाल अमेरिका ईरान को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या होगा। क्या जंग रुकी रहेगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या एक बार फिर से एस्केलेट होगी। ऐसे में आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता, और यही वजह है कि देश में आर्थिक तूफान के खतरे को लेकर बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, जिनके निशाने पर पीएम नरेंद्र मोदी है, पिछले कई दिनों से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि आर्थिक तूफान आने वाला है, महंगाई बम फूटने वाला है। और इन सबके बीच में दो बयान सामने आए। पहला बयान सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का है। राहुल गांधी पर पीयूष गोयल ने सीधा हमला किया। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा को उन्होंने सफल करार देते हुए जानकारी दी कि पूरी दुनिया मोदी और भारत की तरफ भरोसे से देखती है, जबकि राहुल गांधी अपने बयानों में चुनाव से हार की हताशा दिखा रहे हैं। पीयूष गोयल ने आज कहा कि आजकल राहुल गांधी में हार के बाद वाली हताशा दिखाई दे रही है। आपको दिखाते हैं राहुल गांधी ने पिछले 3 दिन से पीएम पर किस तरह से हमले किए। उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे सरकार राहुल गांधी पर हमलावर है। अब देखिए क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं। आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल, पेट्रोल, रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। कुछ ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे देश की जनता सुकून से जी सके, 2 वक्त की रोटी मिले उनको। एक विश्व में एक तरफ पूरा विश्व भारत की तरफ, प्रधानमंत्री जी की तरफ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ देखता है, दूसरी तरफ नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। ये अलग बात है कि
भारत की जनता उनको एक के बाद एक ठुकराती है, एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं। उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकीय भावना है, वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौच पे उतर आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर कैसे विपक्ष हमलावर है वो आपने सुना, कैसे पीयूष गोयल ने जवाब दिया, यानी कि सरकार का पक्ष रखा वो आपने सुना। लेकिन शरद पवार को भी आपको सुना, उन्होंने जो बयान दिया उससे इंडी अलायंस जरूर चौंका होगा। शरद पवार की एनसीपी इंडी गठबंधन का मजबूत घटक है और शरद पवार विपक्षी खेमे के सबसे मजबूत और वरिष्ठ नेता हैं। उन्हीं शरद पवार ने पीएम नरेंद्र मोदी का बचाव किया। शरद पवार ने कहा कि आज देश एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के बाहर देश की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। शरद पवार ने क्या कहा आपको सुनना चाहिए। आज देश का रेलवे मिशन चल रहा है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है। कई राष्ट्रीय विचारधारा संबंधी आंशिक तंत्र भूमिका की वेगळी असू शकते, पण आज भारताच्या बाहेर देशाची प्रतिष्ठा जपण्याचं काम मोदी करतात ही गोष्ट आपल्याला दिसून चालणार नाही। तिथं देशाची प्रतिष्ठा जिथे तिथं राजकीय मंत्री हे करायचे नाही। सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष बता रहा है कि देश में एक आर्थिक बवंडर आने वाला है, देश के अंदर रोजगार कम होने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। अब सवाल ये किसका पहलू ठीक है, सरकार सही कह रही है या विपक्ष ठीक कह रहा है? बातचीत करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। पंकज शाह हमारे साथ जुड़ गए, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, मेंबर सेंटर काउंसिल के ICAI के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत पंकज जी आप ही से करता हूं, बहुत ब्रीफ में बताइए कौन सही कह रहा है, कहां मतलब देश किस दिशा में जाता हुआ दिख रहा है इकोनॉमी के स्तर पर? विपक्ष कह रहा है इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोलियम के पदार्थ जो है वो कम होते जा रहे हैं। हालांकि उसका दूसरा पहलू ये है कि पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं अभी हमारे पास भंडारण पूरा मौजूद है और कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं है। कौन सही कह रहा है सर? आज देश को यह जानना जरूरी है। देखिए, कटोकटी का समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की वजह से जो भी स्थितियां हैं, बट दूसरी तरफ अर्थशास्त्र के हिसाब से हम देखें तो मार्च एंड के अंदर और अप्रैल में हमने देखा कि गल्फ कंट्रीज से, क्योंकि उन देशों में जो हमारे भारतीय हैं वो भारत पैसा वापस भेज रहे हैं, कहीं हमारे जो पेट्रोल का बिल बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ फॉरेन करेंसी हमारे देश में जो दूसरे देशों पे से विश्वास उठ रहा है, वहां से फंड आ रहा है। आज ताइवान हो गया, जापान हो गया, यहां से भी फंड जो है, जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री ताइवान में लग रही थी, वो लोग कहीं ना कहीं विड्रॉल करके इंडिया की तरफ एक सेफ हेवन देख रहे हैं। इंडिया को, इंडिया पे विदेशी लोगों का विश्वास बना हुआ है। जी, यहां से डरने की जरूरत है देश की जनता को? देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हमारा अपना कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है, हर तरीके से हम बहुत सारी जगहों पे सेल्फ सफिशिएंट है। आज सोलार में भी हम कर रहे हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी सरकार बहुत सशक्त रूप से काम कर रही है। ठीक है अजय वर्मा जी, सरकार सशक्त तरीके से काम कर रही है तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी क्यों डरा रहे हैं बार बार कि भाई इंडस्ट्री बैठ जाएगी, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं मिलेंगे, रोजगार चला जाएगा, एक बड़ा आर्थिक बवंडर आ रहा है? भाई देश के अर्थशास्त्री तो बता रहे कि सरकार मजबूती से कदम बढ़ा रही है। देखिए, बड़े सम्मानित हैं देश के अर्थशास्त्री और आप उससे ज्यादा सम्मानित हैं। मैं दो तीन चीज पूछना चाहता हूं आदरणीय अर्थशास्त्री से और घुमा फिरा के जवाब बना दें। जैसे इन्होंने बताया मैं ऐसे ही पूछूंगा इनसे, फिर मैं राहुल गांधी जी का जवाब दूंगा कि वो क्यों कह रहे हैं सब कुछ सही, चंगा सी सब कुछ सही सी, हम तीसरे विश्व गुरु अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर 2,55,000 करोड़ से ऊपर कैसे हो गया, क्यों हो गया? वो आर्टिफिशियल है का? यस और नो में जवाब देंगे। है तो क्यों हो गया? हमारा डॉलर, अमेरिका के लिए कह रहा हूं मैं, युद्ध हो रहा है अमेरिका का, ईरान का और इजराइल का। डॉलर पाकिस्तान अमेरिका का बढ़ रहा है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है? हमारे यहां युद्ध क्यों हो रहा है? हम तो विश्व गुरु हैं। इसका भी जवाब मुझे दे दें कि आखिर ये 100 की तरफ क्यों जा रहा है गिरता हुआ? हमारे यहां युद्ध कोई हो रहा है, हम ना तो लड़ रहे, ईरान से लड़ रहे। दूसरा जवाब। तीसरा जवाब,
प्रति व्यक्ति कर्जा भारत पर 4,80,000 रुपए आज की तारीख में होता जा रहा है। खाली पेट्रोल डीजल से ही देश नहीं चलता। 5 रुपए की ब्रेड, ये भारत जो है 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित कर रखे हों। 5 रुपए आप ब्रेड पे बढ़ा दें, 2 रुपए आप दूध पे बढ़ा दें, 3 पेट्रोल डीजल तो चलो हो सकता है कि आप जिन क्लास के पास कार है उनके लिए कोई दिक्कत ना हो, मोदी जी और बीजेपी। दिक्कत तो सबके लिए है, जो आम आदमी मोटरसाइकिल वो चलाता है और सर सुन लीजिए, जल्दी सरसों का तेल गरीब की थाली से जिससे रोटी बनती है, और आटा गेहूं मैं कह रहा हूं इन सब पे मार पड़ रही है। तो देश वास्तव में आर्थिक, अब मैं आपको ना कुछ तर्क देता हूं। बिल्कुल ठीक है, मैं कुछ तर्क देता हूं, कोई डाउट नहीं है, बड़ा धैर्य से सुनना चाहिए। अर्थशास्त्री इसके सुनिए ना, मैं आपको कुछ तर्क दे रहा हूं, बड़ा धैर्य से सुनना चाहिए। भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। 2026 का ये अनुमानित आंकड़ा है। भारत की जीडीपी 4.5 ट्रिलियन, ये भारत का अनुमानित आंकड़ा है। भारत की महंगाई की बात करते हैं, जो मार्च में स्टेबिलिटी महंगाई दर में थी वो 3.40% की थी। और जब अमेरिका जैसे देशों में, जब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों में महंगाई बढ़ रही है, तो वो भारत में महंगाई बढ़ने का अनुपात उसके मुकाबले कम है। ये सारी बातों का जवाब है सर आपके। हां, आपने जो बार बार कहा कि क्यों डॉलर और क्यों देश के अंदर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, सर उसका बहुत सिंपल सा एक कारण है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की सप्लाई बाधित हुई है। चूंकि तेल की सप्लाई बाधित हुई है, माल ढुलाई महंगा हुआ है और हर चीजों पर इसका असर दिख रहा है। अजय वर्मा जी, क्लियर है आपको? अब बताइए कि देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो डरा क्यों? चुनाव चल रहे थे 5 स्टेटों में, जब एक्चुअल युद्ध हो रहा था, अब तो युद्ध भी नहीं हो रहा है। 77 दिन सर सरकार के पास रिजर्व जैसी कोई चीज होती है, सरकार अपने तरीके से जनता को राहत देती है कि नहीं देती है? ये पेट्रोलियम तब खर्चे, क्योंकि सरकार को चुनाव जीतना था, साम दाम दंड भेद करके बंगाल जीतना था, असम जीतना था। हालांकि अलग बात है, नाम सरकार का हुआ, जीता एसआईआर और ज्ञानेश मोदी ने चुनाव जितवाया। पूरा देश जानता है कि लाखों लोगों को वोट से वंचित कर दिया और उतनी मार्जिन से ही सरकार बना ली इन्होंने। तो मैं पूछना चाहता हूं अजय वर्मा जी, मैंने देखिए, सुनिए अजय वर्मा जी, एक तो प्लीज आप फ्लोर का ऑडियो थोड़ा सा बढ़ाइए। करोड़ लोग, अजय वर्मा जी, आखिर इस भारत का रुपया, अजय वर्मा जी आप बातों को घुमाने में बड़े माहिर आदमी हैं। मैंने आपको तो आंकड़े बता दिए, रुपया महंगाई दर भी बता दी आपको देश की जीडीपी के बारे में भी बता दिया, और लंबी बात कभी और कर लेंगे फोन पर। सर मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, जब देश की सरकार कह रही है, जब देश का पेट्रोलियम विभाग कह रहा है, जब देश की पेट्रोलियम कंपनियां कह रही हैं कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक है, सरकार कह रही है स्थिति हमारे नियंत्रण में है, तो आप क्यों डरा रहे हैं? मुश्किल घड़ी में जब शरद पवार कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली सरकार को राजनीति से अलग हटकर समर्थन देना होगा, तो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन डरा क्यों रहे? अनुराग सिंह जी, हमने कब कहा कि भारत के पास पेट्रोलियम का भंडार खत्म हो गया है? हम तो जैसे अनुमान जीडीपी का लोग भविष्य के लिए लगाते हैं, बजट 5 साल के लिए बनाते हैं, तो राहुल जी भविष्य के लिए अनुमानित भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये होने वाला है। आप उस पर चिंता क्यों है? ना कर ना डर। अगर आप विश्वगुरु हैं, 56 इंची हैं, 2 ट्रिलियन है, राहुल गांधी के अनुमान तो हम लोग चुनावों के वक्त में काफी देख चुके हैं। चाइना झुकता है, राहुल गांधी के अनुमान हम चुनावों के वक्त में काफी देख चुके हैं। कितने चुनाव हार गए इस पर जरा बाद में बात करेंगे। धनंजय गिरी जी, भाई राहुल गांधी, अगर आप ना कर ना डर, हाँ ठीक है, ओके। धनंजय गिरी जी प्लीज स्क्रीन पर रखिए। धनंजय गिरी जी, आर्थिक दीवार मजबूत नहीं की सरकार ने, इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलने वाला है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं देश से पेट्रोल खत्म होने वाला है, किसानों की आय खत्म होने वाली है, किसानों को डीजल या उनका रसायन नहीं मिलने वाला है। ये सारे डर जो है वो देश के लीडर ऑफ अपोजिशन बता रहे हैं आज देश की जनता को। अनुराग जी, राहुल गांधी देश की जनता में भय का वातावरण लाना चाहते हैं और हम भरोसे का वातावरण लेकर के आए हुए हैं। आज देश को नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में भरोसा है, देश को क्या कहें, पूरी दुनिया को भरोसा है। तभी अभी तक 32 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है, जो भारत के नेतृत्व के वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है और ये मानता है कि भारत आज किस तरह से विश्व मित्र बनने की दिशा में है। प्रधानमंत्री की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान उन्होंने 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, 2 देशों के सर्वोच्च नागरिक। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है, इस यात्रा में जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 50 से अधिक दिग्गज मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ से बात हुई, जिसमें कंबाइंड पोल्यूट $3 ट्रिलियन भारत की जीडीपी के बराबर से अधिक के लोगों के साथ समझौते हुए इंडिया में निवेश आने की बात हुई, 45,000 करोड़ के निवेश की बात हुई। और लगातार आगे भारत की आप देखिए, जब दुनिया में, पूरी दुनिया में जिस तरह से अस्थिरता है, भाई साहब कह रहे थे कि हम युद्ध में थोड़े भाग ले रहे हैं, तो भाई म्यांमार कौन सा भाग ले रहा है जिसके 112% दाम बढ़ गए।
मलेशिया कौन सा भाग ले रहा है जिसके 71% बढ़ गए, पाकिस्तान कौन सा भाग ले रहा है 44% बढ़ गए, संयुक्त अमेरिका कौन भाग ले रहा है 52% बढ़ गए, अमेरिका युद्ध में है तो 45% बढ़ गए, जिस अमेरिका की आप बात करें 45% तो उसके यहाँ बढ़ गए। वैसे में भारत में 10 साल के आपको नहीं लगता धनंजय गिरि जी कि आपसे भी एक सवाल बनता है, धनंजय सर आपसे भी एक सवाल बनता है कि भाई जो हमारे यहाँ थोक महंगाई दर है वो तकरीबन 8% के पार जा चुकी है, तो क्या ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि देश की इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल में? खुदरा महंगाई दर कम है, मैं मानता हूं उसको, और मैं अपने दर्शकों को क्लियर भी करना चाहता हूं कि वो तकरीबन 4% के आसपास है, लेकिन जो थोक महंगाई दर है वो बहुत तेजी से बढ़ी है। जो कभी 3.48% हुआ करती थी वो आज 8% आ गई है। तो क्या धनंजय जी ये इंडिकेट नहीं कर रहा कि इकोनॉमिकली कुछ तो डिप्रेशन वाले संकेत है जो राहुल गांधी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं? अनुराग जी देखिए, दो बातें हैं प्लीज। एक तो इसके पहले जब युद्ध शुरू नहीं हुए थे उसके पहले 1.5% की महंगाई दर थी, और इनके शासनकाल में जब युद्ध नहीं हो रहा था तब भी 11% की महंगाई दर थी। आज भी हम लोगों ने दुनिया में जिस तरह की महंगाई, दुनिया में जिस तरह के स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के कारण जो अराजकता फैली हुई है, जो परेशानियां हैं, जो तमाम लाइनें लगी हुई है, भारत आज अनेक देशों से 42 से ऊपर देशों के साथ जो ट्रेड डील कर रहा है, जो समझौते कर रहा है, उसका नतीजा ये है कि पूरी तरह से चीजों को कंट्रोल में रखा गया, और ये तात्कालिक है। युद्ध की परिस्थितियों में और नॉर्मल परिस्थितियों में अनुराग जी कभी कंपेयर हो नहीं सकता। और जब विश्व के पूरा विश्व के हालात जब पूरी तरह से खराब है, जब पूरा विश्व युद्धरत है, जो जिसमें जो भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है, प्रभावित सभी है, बावजूद उसके अगर हमने इसको स्टेबल कर रखा है, आप कहीं कोई अराजकता नहीं देख रहे हैं, कहीं कोई पेट्रोल पंप की लाइनें नहीं लगी हुई है, कहीं डीजल पेट्रोल पंप के लिए मैं इस बात को, मतलब जो सरकार कहती है मैं उस बात को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि हमारा काम पैनिक करना नहीं है। सरकार अभी भी कह रही है कि तकरीबन 50 दिन का स्टॉक है ऑयल रिजर्व में हमारे पास। यही नहीं एक लास्ट बात कह देता हूं, एक लास्ट बात, इस प्रधानमंत्री जी के सिर्फ इस यात्रा में 30 मिलियन बैरल बढ़ाने का, 30 मिलियन बैरल और रिजर्व बढ़ाने का। मैं इससे और आगे बढ़ते हुए बता देता हूं कि सरकार ने एलपीजी को लेकर यूएई के साथ एक बहुत बड़ा करार भी किया है, जो भारत को बहुत सारी सुविधाएं जो है वो एलपीजी के मामले में देगा। और दर्शकों, आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रतिदिन युद्ध के वक्त में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया था उससे पहले प्रतिदिन एक ऑयल टैंकर आता था, अभी के समय में नहीं आ रहा है, या एलपीजी को लेकर एक जहाज आता था वो अभी नहीं आ रहा है। तो ये सरकार को जूझना पड़ेगा। लेकिन अजय वर्मा जी, आप चूंकि मैं आ रहा हूं, पंकज शाह जी आ रहा हूं इसके बाद। अजय वर्मा जी, मेरे पास एक आंकड़ा है, मतलब मैं कुछ देशों की महंगाई दर और कुछ देशों की इकोनॉमी पर बात करना चाह रहा था। आप लोगों ने बताया कि आर्थिक तूफान आ रहा है, आपके मुताबिक भी और पूरी दुनिया के मुताबिक भी जो देश सक्षम है, मतलब अमेरिका देख लीजिए, अमेरिका में 3.3% का महंगाई दर, जो कि अभी हाल फिलहाल में 3.8 तकरीबन 4% आंका गया है। तुर्की की बात कर लेते हैं, 30% वहां महंगाई दर थी, बढ़कर 32% हो गई है। साउथ अफ्रीका में 3.1 महंगाई दर थी, बढ़कर 4% हो गई है। ब्राजील 4.14% था, वो बढ़कर 4.39% हो गया। मेरे कहने का मतलब यह कि तकरीबन हर देश इसी तरीके की समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो भारत का विपक्ष आज भारत को या भारत की सरकार को सपोर्ट करने की वजह से सवाल क्यों उठा रहा है? ये वॉर वाली सिचुएशन भारत के प्रधानमंत्री ने तो क्रिएट नहीं की है ना सर। शेर है कि एक शेर है कि तुम इधर उधर की बात ना करो और ये बताओ कि काफिला कैसे लुटा। मेरी बातों में ना अर्थशास्त्री ये शेर तो मुझे आपके लिए हमेशा कहना चाहिए हर डिबेट की शुरुआत में ना आपने कि रुपया साहब ये 100 की तरफ रुपया क्यों बीच में बना बोले, मैं आपको बोला नहीं था, मेरा जवाब सुन ले फिर बोल लेना कि रुपया 100 की तरफ बढ़ रहा है, सेंचुरी पार करने जा रहा है। भारत की गरीब 5 किलो अनाज वालों की संख्या 90 करोड़ हो रही है। सबसे ज्यादा कर्जा हमारा हो गया है 197-96 कंट्रियों में। हमारी कीमत केवल 6-7 कंट्रियों में ही रुपये की वैल्यू ज्यादा है। आखिर इस स्टेज में आप चाहे 3 ट्रिलियन हो या 10 ट्रिलियन हो या 5 ट्रिलियन हो या विश्वगुरु हो, मेरे को तो इन चीज का जवाब चाहिए। और ये देश सुन लीजिए, मोदी साहब गए हैं वहां, कोई कागज 45 करोड़ का आपने झूठ बोल दिया कि साहब 45 करोड़ की करके लाए, वो कागज दिखा दीजिए देश को और उसमें से कितनी उतरेंगी। आज तो केवल ये दिख रहा है कि मेलोडी खिलाकर देश के किसानों को अपमान हो रहा है, डील बनाकर देश के युवाओं का अपमान, देश की महिलाओं का अपमान। क्या बात करते हैं अजय जी? सबसे बड़े पद पर बैठे मुझे बताइए, जब कांग्रेस सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, आपने कितने कागज देश को दिखाए थे डील वाले? भारत की सांस्कृतिक कितने कागज दिखाए थे देश को डील वाले सर? प्राचीन सभ्यताओं का देश है, सनातन का देश है ये सनातन का देश। भाई सनातन का देश है, प्रधानमंत्री सनातन का देश है, ये सनातन का देश। महंगाई की बात में याद मत कीजिए, जब लोग गरियाते हैं सनातन को तब भी याद रखिए। एक मिनट, मैं पंकज जी के पास जा रहा हूं। पंकज जी, अपमान है, पंकज जी, ये जो विपक्ष के सवाल है, भारत की बेटियों का अपमान है, बस हो गया। अब आप चले गए दूसरे लाइन गरीबों का अपमान है। ना, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा,
ये बताइए कि क्यों आज देश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो देश की इकोनॉमी के ट्रैश होने की बात कह रहे हैं, जबकि तभी पूरी दुनिया में तो इस तरह के हालात हैं और भारत ने थोड़ी क्रिएट की है ये वॉर वाली सिचुएशन। भारत ने थोड़ी स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया है, ईरानी डिप्लोमेसी पर भी भारत काम कर रहा है, थोड़ा पढ़िए उसको। मैं आ रहा हूं पंकज जी, पंकज जी कि मतलब अजय वर्मा की बातों का जवाब क्या सर आप पढ़िए, हम तो पढ़ रहे हैं, मेरी बात का जवाब दीजिए। मैंने भी आपको पढ़कर ये फर्रे में से वही बताया है कि देश की इकोनॉमी कहां है, दूसरे देश कहां स्टैंड करते हैं आपके हिसाब से, सो कॉल्ड बहुत ज्यादा उन्नत देश कहां स्टैंड करते हैं आज के समय में वॉर लाइक सिचुएशन में। मैंने आपको यही बताया। पंकज जी जल्दी से देखिए। जी वर्मा जी, जो आपने बात कही कि रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, देखिए केवल रुपए का डिवैल्यूएशन, पहले उसके कारण समझे हमने। आज प्रधानमंत्री जी ने जो गोल्ड कंट्रोल करने के लिए बोला, गोल्ड खरीदने के लिए या फॉरेन ट्रिप के लिए बोला, हमारे देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में पिछले एक साल में, तब रुपए पिछले वर्मा जी मेरी बात सुनिए, पिछले अच्छा वर्मा जी सुन लीजिए, 30 ट्रिलियन बनने जा रहे हैं। ठीक है अजय जी, मुखिया हैं हमारे कहने से रुक जाता है, काफिला मत लुटवाइए इधर क्यों पहुंच गया, जवाब दीजिए प्लीज। ठीक है ओके पंकज जी, सर पंकज जी आप देखेंगे, केवल सरकार की चाटुकारिता मत करिए। जो आपके साथ नहीं बोलेगा, जो आपकी लाइन में लाइन नहीं मिलाएगा, वो चाटुकार हो गया। ये आपकी लाइन पुरानी हो गई है, नहीं चलती है अजय जी। सोशल मीडिया पे भी आप ये जो क्लिप कट करके डालते हैं ना, इस पे भी अच्छे व्यूज नहीं आते। ठीक है पंकज शाह जी, अब जवाब दे रहे हैं, पंकज जी जवाब दे रहे हैं, 40 सेकंड पंकज जी। वर्मा जी, पिछली बार आप देखें, आज हमसे बड़ी इकोनॉमी चाइना की कही जाती है। चाइना का अगर डॉलर के मुकाबले देखेंगे तो डिवैल्यूएशन है, बल्कि डिवैल्यूएशन रुपए का करना या किसी भी करेंसी का करना, ये भी अपने आप में एक इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। इसके कई अपने आप में आयाम होते हैं। वास्तव में जो रुपया गिर रहा है उसका बड़ा कारण जो हमारा ऑयल रश है, क्योंकि ऑयल के दाम जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं, उस मुकाबले सरकार की ये बड़ी जीत मानी जाएगी कि उतने उसके तारतम्य में भाव नहीं बढ़े। आज केवल 3 रुपए का भाव बढ़ाए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट को जो चेकर है वो बहुत ज्यादा इसके लिए देना पड़ रहा है। केवल करेंसी डाउन होना इकोनॉमी कमजोर होने का एक निशानी नहीं है। हमारी सरकार अलग अलग टूल्स को यूज कर रही है, जिसकी वजह से स्थितियां कंट्रोल में है। ऐसी स्थिति नहीं है जैसी बताई जा रही है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। मैं लेकिन धनंजय जी 30 सेकंड में आपसे एक चीज का जवाब चाहता हूं। आज के समय में हम ये देख रहे हैं, सच्चाई है ये, कुछ पेट्रोल पंप्स पर, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई बाधित हुई है। कुछ लोगों ने पैनिक बाइंग की, इससे मना नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या ये विपक्ष के बयानों का नतीजा है, ये डराने का नतीजा है, या वाकई में स्टॉक्स की कमी है? कुछ देश की जनता को थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। 30 सेकंड। अनुराग जी देखिए अनुराग जी, भारत की कूटनीतिक सफलता है कि ओएसिस इन द डेजर्ट की तरह अडिग खड़ा है। जब दुनिया में ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, पेट्रोल पंप पर दुनिया में कतारें लगी, तब भारत प्रोएक्टिव कूटनीति के कारण खड़ा है। हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संकट को बढ़ाते हुए पहले से ही नए रूट्स, नए पेट्रोलियम रिजर्व रेलमैन का नया करार किया है। और इसलिए से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं। जो विपक्ष में देखिए, जब राष्ट्रहित की बात आए तो दल, देश हित की बात आए तो दल हित से ऊपर उठ जाना, लास्ट 10 सेकंड अजय वर्मा जी, ऊपर उठकर देश हित में बात करनी चाहिए। देश हित की बात होनी चाहिए, दल हित की नहीं। अनुराग जी एक बार अजय जी की मुझे बड़ी अच्छी लगी, कह रहे थे देश सनातन का है, वो डीएमके वाले को कहानी समझाते हैं। वो मैंने पूछ लिया था। अजय वर्मा जी लास्ट 10 सेकंड सर, क्विक 10 सेकंड्स। भैया मैंने कहा आपसे कि ये भारत के सनातनी प्रधानमंत्री अपमानित कर रहे हैं भाई हिंदुस्तान की महिलाओं को। अब मैं पूछता हूं, राष्ट्रभक्ति का प्रमाण कोई ना दे, कहां से बातें, मेलोडी खिला खिलाकर देश का क्या बहुत शुक्रिया चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय जी का सबसे फेवरेट टॉपिक है इकोनॉमी, महंगाई। जिस दिन बात होती है उस दिन वो सनातन की बात करते हैं। खैर, सरकार कह रही है डरने की जरूरत नहीं, सरकार के पास प्लान रेडी है, इस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पैनिक करने से वैसे भी कुछ हासिल नहीं हो। वक्त एक ब्रेक का है।